हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विषय को लेकर जो आपके बहुत काम आएगा। आज मैं आपको बताऊंगा संपत्ति खरीदते समय, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति खरीदते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक दोस्तों, जो आपको भविष्य में फायदा पहुंचा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपको बताएगी अचल संपत्ति खरीदते समय आप किन किन चीजों का ध्यान रखें। कुछ 10 पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 10 के 10 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। एंड तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो आपके बहुत काम आएगी। आप कोई संपत्ति खरीदने वाले हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, ये आपके काम आएंगे। ये आपको भविष्य में नुकसान होने से बचा सकते हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि आपने देखा होगा संपत्ति पे ही आजकल झगड़ा होता है दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। ठीक, तो उन संपत्ति खरीदते समय आपको किन किन चीजों का, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए वो बताता हूं दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आप कोई संपत्ति खरीदने वाले हैं किसी सेलर से, किसी विक्रेता से, तो आपको चाहिए सबसे पहले उस संपत्ति के दस्तावेज आप उसके ले। दस्तावेज की ऑब्वियस है वो आपको फोटोकॉपी देगा। फोटोकॉपी जब देता है वो, उसे जाकर नगर पालिका में चेक करें कि इस व्यक्ति के नाम वाकई में ये संपत्ति है या नहीं है। उसका नाम से हाउस टैक्स आता है नहीं आता, या हाउस टैक्स किसके नाम से आता है वो चेक करें। वो सब आपको तभी पता लगेगा जब आप उस संपत्ति के पेपर उससे लेंगे दोस्तों। और उन पेपर्स के ही माध्यम से आप तहसील में जाकर चेक करें कि आपके इस व्यक्ति के नाम ये संपत्ति दर्ज है भी या नहीं है जो आपको सेल करने जा रहा है। ठीक दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं अचल संपत्ति से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मकान है, दुकान है, कोई ऐसी संपत्ति है जो आप खरीदने वाले हैं दोस्तों। कई सारे ऑनर हैं, कई सारे साझेदार हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उसमें 4 हिस्सेदार हैं दोस्तों, तो चारों से जाकर इंडिविजुअली आपको पूछना चाहिए कि भाई ये संपत्ति आप लोग सेल करना चाह रहे हैं। उन चारों से इंडिविजुअल पूछना चाहिए। और नगर पालिका में जाकर ये भी देखना चाहिए इन चारों में से किसके नाम हाउस टैक्स कटता है दोस्तों, जो आपको संपत्ति देने वाले हैं। या तहसील में आप चेक करेंगे चारों संपत्ति के ऑनर हैं या नहीं है, कोई और बाकी तो नहीं है कोई मेंबर जो नहीं रहता है इस शहर में, किसी और शहर में रहता है। उसी में आप चेक करें कि संपत्ति का एक जैसे 5वां कोई सदस्य उनके घर का मेंबर है और वो शहर में मौजूद नहीं है, तो उसे भी देखें आप कि उसे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। उसे भी फोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी उससे पता करें कि भाई आपको संपत्ति आप सेल करने जा रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर उस संपत्ति में कोई किराएदार है, कोई किराए पे रहता आ रहा है, कई सालों से किराएदार है, तो आपको उससे भी जाके पूछना चाहिए भाई ये संपत्ति में आपके बिक रही है, आप किस व्यक्ति को किराया देते हैं। जैसे 4 ऑनर हैं तो चारों में से आप किस व्यक्ति को किराया देते हैं, उस किराएदार से भी आपको पूछना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपको चेक करना है संपत्ति पे कोई लोन तो नहीं ले रखा है इस व्यक्ति ने, कोई बंधक तो नहीं कर रखा है संपत्ति को, मॉर्गेज तो नहीं कर रखा किसी ऑनर ने इस संपत्ति को, या इस संपत्ति में किसी से उसने जमानत तो नहीं ले रखी किसी व्यक्ति की। ये भी आपको चेक करना है। ये भी आपको कहां पता लगेगा, सब तहसील में मालूम होगा दोस्तों। और लोन के संदर्भ में भी आपको नगर पालिका में पता लग जाएगा, या फिर उस संपत्ति पर जब जमानत होती है तो उस पर लिखा जाता है ये संपत्ति जमानत के अधीन है। कोशिश कीजिए, जब मैंने आपको बताया उस संपत्ति की आप फोटोकॉपी लेते हैं तो फोटोकॉपी ओरिजिनल बैनामे की अपने आप कराएं। उससे कहिए भाई मुझे ओरिजिनल बैनामा नहीं चाहिए, मुझे आपकी फोटोकॉपी ही चाहिए बैनामे की, लेकिन उसकी कॉपी मैं स्वयं कराना चाहता हूं। क्यों? ताकि आपको उसे पता लग जाएगा जब जमानत होती है, तो जमानत जब कोई व्यक्ति लेता है तो उसके बैनामे के ऊपर लिख दिया जाता है ये संपत्ति अध्ययधीन है, सिक्योरिटी के माध्यम से रखी गई है। और वो होता, बहुत सी बार ऐसा होता है ऑनर उस पेपर को फोटोकॉपी नहीं कराता। ठीक दोस्तों, तो आपको चाहिए ओरिजिनल कॉपी लेकर अपने आप फोटोकॉपी कराएं और उसमें चेक करें ये संपत्ति पे कोई जमानत तो नहीं ले रखी है ऑनर ने। ठीक, ये संपत्ति पे कोई लोन तो नहीं है, उसे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। वेबसाइट के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से, इसमें आपको पता लग जाता है इस संपत्ति भी कौन ऑनर है, कौन कौन से हिस्सेदार हैं, ये संपत्ति बंधक के अधीन है या नहीं है, मॉर्गेज हो रखी है नहीं हो रखी, सब आपको मालूम हो जाएगा दोस्तों। ठीक, बस आपको इस सब पे सावधान रहना है संपत्ति खरीदते समय। सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, किसी को कोई हिस्सेदार को आपत्ति नहीं है, सब पेपर आपने नगर पालिका में, तहसील में चेक कर लिए। अब आप उसे कुछ एडवांस देना चाहते हैं, वो आपसे कहता है भाई मुझे कुछ एडवांस दीजिए, आप उसे टाइम लेते हैं, हाँ भाई मैं आपको एडवांस देने को तैयार हूं। जैसे आपने 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, आप उसे एडवांस 5 लाख, ओरल मत दीजिए उसे पैसे, मौखिक तौर पर मत दीजिए। उस रिटन में उसके हाथ से खुद लिखवाइए या फिर नोटराइज कराइए कि इस व्यक्ति को मैंने 2 लाख रुपए इस संपत्ति से बाबत दिए और इसके 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 2 लाख चले गए हैं और 18 लाख रुपए बाकी हैं जो मैं दूंगा। और उस डॉक्यूमेंट में अगर आप चाहें
तो एक क्लॉज और डलवा लीजिए, बहुत काम का क्लॉज है, बहुत काम आएगा आपके दोस्तों। उस डॉक्यूमेंट में यही डलवाइए कि मैं इस व्यक्ति को 2 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूं और भविष्य में मैं लोन अप्लाई कर रहा हूं। लोन अगर मेरा ग्रांट हो जाता है तो ये संपत्ति मैं लूंगा, अदरवाइज ये संपत्ति की रजिस्ट्री 2 लाख रुपए ये ऑनर मुझे वापस करेगा। ठीक दोस्तों, इसका आपके भविष्य में आपके पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता तो आपके उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहे कि आपके 2 लाख रुपए ये व्यक्ति वापस करेगा। ठीक दोस्तों, ऑनर ये कब होगा? जब आप ये क्लॉज में डालेंगे उस एग्रीमेंट में, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं एडवांस पैसे देने का 2 लाख रुपए का उस व्यक्ति को। समझ में आया दोस्तों? ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। बहुत सी बार हम पैसे दे देते हैं लेकिन पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता, तो जिस दिन बैनामी की डेट है, जिस दिन आपको बैनामा करना है, उस दिन सारे हिस्सेदार वहां मौजूद होने चाहिए। सिंगल ऑनर है तो सिंगल ऑनर स्वयं मौजूद होना चाहिए, और कोई व्यक्ति है, 4 हिस्सेदार हैं तो चारों को वहां मौजूद होना चाहिए। ठीक, 2 गवाह आवश्यक होते हैं, एक गवाह आपकी तरफ से होना चाहिए, एक गवाह उनकी तरफ से भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, ये भविष्य में काम आता है दोस्तों। दोनों ही गवाह अपने बना के मत ले जाएं, एक दूसरी पार्टी का भी गवाह रखें और एक अपना गवाह रखें, ये आपके काम आएगा भविष्य में। ठीक दोस्तों, 4 हिस्सेदार हैं तो चारों वहां साझेदार मौजूद होने चाहिए जिसके संपत्ति पे हैं। कोई व्यक्ति अगर आउट ऑफ कंट्री है, कोई व्यक्ति बाहर रहता है, तो उसकी एनओसी होनी चाहिए दोस्तों, उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके होनी चाहिए। कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि उस थर्ड पर्सन को, 5 व्यक्ति को कोई आपत्ति संपत्ति लेन देन में नहीं है। उस 5 व्यक्ति की एनओसी आपके पास होगी तो 5 व्यक्ति भविष्य में आकर आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता संपत्ति पर कि मैं बेचना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती बेच दी गई है मेरी संपत्ति, ऐसा वो नहीं कह सकता अगर आपके पास उसकी एनओसी होगी। जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को कोशिश कीजिए चेक से करें, कैश पेमेंट मत किया कीजिए। कैश पेमेंट का कोई प्रूफ नहीं रहता, तो या तो डीडी के माध्यम से पेमेंट करें या फिर चेक के माध्यम से करें। चेक से पेमेंट का प्रूफ रहता है, देखिए चेक नंबर भी इसमें लिखा होता है, बैंक का नाम, सब चीज मौजूद रहती है, और व्हाइट मनी कहलाती है चेक से पेमेंट जो होती है। चेक भी नहीं है, आजकल गूगल पे, फोन पे चल चुके हैं तो उनके भी अपने आप प्रूफ रहता है, इस डेट पे इस खाते से उस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रूफ रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं, 4 हिस्सेदार हैं जिनसे आप ऑनर से संपत्ति ले रहे हैं, 4 व्यक्तियों से संपत्ति ले रहे हैं, तो उन चारों के खातों में पैसे ट्रांसफर कीजिए दोस्तों। ठीक, उन चारों के नाम चेक काटिए जो व्यक्ति ऑनर है, ये नहीं कि किसी एक नाम के व्यक्ति के नाम चेक काट दिया आपने, ये पैसे उसके खाते में डाल दिए, ऐसा मत कीजिए। अगर 4 ऑनर हैं, चारों को इक्वल पैसे बांटिए। जैसे 20 लाख की प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, 4 हिस्सेदार हैं तो 55 लाख रुपए सबके अकाउंट में होने चाहिए उस डेट पर। 55 लाख रुपए चेक सबके खाते में होना चाहिए, ताकि कल को कोई इसमें ये ना कह सके कि इसने तो हमें पूछा ही नहीं, इसने तो हमें पेमेंट नहीं करी, ऐसा ना हो दोस्तों। आपके पास भी प्रूफ रहे, देखिए 20 लाख में से इस व्यक्ति के नाम मैंने चेक काट दिया दोस्तों। बैनामा में चेक नंबर, अमाउंट और डेट जरूर डालिएगा दोस्तों। देखिए करने से पहले हो सके तो संपत्ति पे कब्जा ले लेना चाहिए। बहुत सी बार बैनामा करने के बाद भी ऑनर संपत्ति पे कब्जा नहीं देता या किराएदार के संपत्ति में रहती है, तो किराएदार से खाली करा लेना चाहिए, या फिर जब ऑनर उस आपसे संपत्ति बेच रहा है अपनी, तो आप और किराएदार से जाके खुद संपर्क करें, भाई संपत्ति मैं खरीदना चाह रहा हूं, अगले महीने से आप किराया मुझे देंगे। ये क्लॉज, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, कोई डॉक्यूमेंट है जो ऑनर के पास है, जैसे ओरिजिनल बैनामा, कोई और डॉक्यूमेंट, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उससे लेने चाहिए। कोई पूर्व का बैनामा उसके पास उस संपत्ति से रिलेटेड है तो वो भी लेना चाहिए, उसके पास ये संपत्ति किस माध्यम से आई है, ठीक, उसके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब उसके तो किसी काम का नहीं है दोस्तों, तो उससे कहिए आप मुझे दे दीजिए, आप फोटोकॉपी लेना चाहें इसकी फोटोकॉपी रख लीजिए। ठीक दोस्तों, तो कोशिश कीजिए जब भी आप कोई संपत्ति खरीदें पूर्व के ऑनर से, तो वो पूर्व के सारे दस्तावेज आप उससे लें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कल को आके वो ये भी कह सकता है, देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो किसी और को ट्रांसफर कर दे, कहां भागते फिरेंगे आप, टेंशन ले लेंगे आप इस तरह तो। ठीक, पावर ऑफ अटॉर्नी है तो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी लीजिए। अब बैनामा भी हो गया, सब चीज हो गई है। ठीक, अब अगली क्या प्रक्रिया है? म्यूटेशन की प्रक्रिया है दोस्तों। अपनी संपत्ति जो आपने ऑनर से खरीदी है उसको अपने नाम दर्ज कराएं नगर पालिका में, नगर पंचायत में। ठीक है दोस्तों, नगर निगम में वो बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है, बहुत से नहीं कराते तो भविष्य में जाके नुकसान करते हैं दोस्तों, नुकसान उठाते हैं इस बात को लेकर। संपत्ति में जब आपने बैनामा करा लिया, आपके नाम हो गया है, तो उसका बैनामा दाखिल खारिज जरूर कराएं नगर पालिका में। ठीक, गांव की संपत्ति है, खेती की संपत्ति है तो तहसील में दाखिल खारिज होते हैं, अदरवाइज नगर पालिका में शहरी संपत्ति है तो नगर पालिका में जाकर उससे अपने नाम दर्ज कराएं। उसमें कुछ 3 महीने का समय लगता है, एक प्रक्रिया है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है दाखिल खारिज की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी देखिएगा दोस्तों। ठीक, उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसे चेक कीजिएगा। सावधानियां बताइए, संपत्ति खरीदने से पहले आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए, बहुत काम आएंगी। ठीक,
ये आपके भविष्य के लेकर काम आएंगे। देखिए, यदि आप सावधानी बरतेंगे तो भविष्य में आपकी काम ही आएंगी दोस्तों। ये सब सावधानी के पॉइंट्स ही मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।